दोस्तों, अगर आप मानो कि एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप अगर बीएड या डीएलएड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि हम इस वीडियो की क्लास में आपको बताएंगे कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल्स को लेकर आप बराबर परेशान रहते हैं। तो आइए आपकी परेशानी से दूर करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। क्योंकि बीएड में 10 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं और अगर आप मानो से डीएलएड का एंट्रेंस देते हैं तो वहाँ आपके लिए 30 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं। यहाँ पर सवाल इसको आप हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपके सवाल के मराहिल आसान हो जाएंगे और जब हम आपके लिए अगली क्लास लेकर के आएंगे उसमें और अभी आसान हो जाएंगे। जी हाँ, हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का बुनियादी मकसद क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बुनियादी मकसद है कि मौसर तदरीस की सलाहियत को जांचना। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि जो तदरीस खिदमात अंजाम देते हैं उसको मौसर बनाने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है। आगे सवाल है कि एक अच्छे उस्ताद की सबसे अहम खूबी क्या हो सकती है। तो एक अच्छे टीचर्स बनने के लिए यह बेहतरीन खूबी में शामिल है कि वो सब्र और समझदारी के साथ अपनी तदरीसी खिदमात को अंजाम देता रहे। अगला जो सवाल है कि लर्निंग का क्या मतलब है। तो लर्निंग का मतलब है यानी लर्निंग जिसको हम लोग सीखना कहते हैं, तो लर्निंग का मतलब है कि रवैये में मस्बत तब्दीली। जी हाँ, लर्निंग का ये वाहिद मकसद नहीं हो सकता है कि हम पैसा कमाएं या फिर हम एजुकेशन हासिल करके जॉब करें। तो लर्निंग का जो मतलब है कि जो रवैया है उसमें मस्बत यानी पॉजिटिवली बदलाव आनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। आगे है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस पर जोर देती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अलग अलग तरीका है जो आप जब आप इसको डीएलएड या बीएड कोर्स में जाएंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड। उसके बाद जो है अलग अलग सिस्टम्स के जरिए जो है तदरीसी खिदमात को अंजाम देने का तरीका है जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बताया भी है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि तालिब इल्म की ज़रूरतों पर जोर देना, यानी बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ के हिसाब से तदरीस करना जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अगर हम कोई बच्चे को जो है जब क्लासरूम में जाते हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग जो है उनके प्रीवियस नॉलेज की जांच करते हैं ताकि उनको प्रीवियस नॉलेज कितना है। फिर उसके हिसाब से जब हम नई क्लासेज शुरू करते हैं तो उस प्रीवियस नॉलेज से आने वाले नॉलेज को जोड़ करके समझाते हैं ताकि बच्चे जल्दी सीख सकें। आगे है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या मकसद है। क्लासरूम मैनेजमेंट का मकसद है कि नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना यानी डिसिप्लिन बनाए रखना और फिर पूरा जो है एक सिस्टम को बनाए रखना, ये क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है। मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन है कि सीखने की तरगीब को मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। इवैल्यूएशन का मकसद क्या है। तो इवैल्यूएशन का जो मकसद है वह है सीखने की जांच, यानी हम किस लेवल तक बच्चे सीख चुके हैं उसकी जांच करते हैं, उसको इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। इवैल्यूएशन अलग अलग तरीक़ा से होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट अलग होता है, समेटिव असेसमेंट अलग होता है। तो सवाल है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है। तो जब हम सिखा रहे होते हैं उसी दौरान जब हम उसका असेसमेंट कर रहे होते हैं, सीखने के साथ साथ उसका जो है इवैल्यूएशन जारी रहता है, तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। और समेटिव असेसमेंट है कि जब पूरा सिखा दिया जाए, क्लास में पूरी तदरीस करा दिया जाए, उसके बाद फिर उनसे कुछ सवालात किया जाए और फिर उससे जवाब मांगा जाए, तो सीखने के आखिर में जो असेसमेंट का काम होगा वो समेटिव असेसमेंट कहलाएगा। और सीखने के दौरान अगर हम उसकी जांच करते हैं कि बच्चा किस लेवल तक सीख पा रहा है, बच्चे के अंदर जो है अगर ग्रुप में पीयर ग्रुप में वो सीख रहा है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, वह दूसरों की मदद के लिए आगे आता है कि नहीं आता है, वो किसी चीज़ को कितना जल्दी कैच करता है, ये सब का अगर हम असेसमेंट करते हैं उसको सिखाने के दौरान तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। और पूरी जो लेसन है उसको जब हम सिखा देते हैं फिर उसके लास्ट में जब उनसे हम सवाल करते हैं तो वो सीखने के आखिर में इस तरह के जब सवालात करके जानकारी ली जाती है तो उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। आगे है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन किस बात पे जोर देता है। तो हिंदी में इसी को जो है समावेशी शिक्षा कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन को जो सभी बच्चों को बराबर तालीम देना, यानी अगर कोई बच्चे अगर
उनकी ख़ास कोई ज़रूरत है या कोई बच्चे इस तरह के हैं जिनको ज़्यादातर ये फोकस करने की ज़रूरत है, फिर भी उन सभी बच्चों को एक लेवल तक ला करके एक साथ तालीम देना, एक ही क्लासरूम में बैठा करके तालीम देना, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है। सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जब आप तदरीसी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं तो क्लासरूम में पहुंचने से पहले आपको लेसन प्लान, जिसको आप लर्निंग प्लान के नाम से जानते हैं, वो ज़रूरी हो जाता है। तो लेसन प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आपको बता दें कि लेसन प्लान की ज़रूरत जो है वो मुनज्जम तदरीस के लिए ज़रूरत होती है, यानी तदरीस को बेहतर करने के लिए लेसन प्लान की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे है कि री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है? री इन्फोर्समेंट जो है ये बच्चों के हौसला अफजाई के लिए री इन्फोर्समेंट किया जाता है, ताकि बच्चे को जब सिखाएं, फिर उनसे अगर हम सिखाने के दौरान कोई सवालात करते हैं, फिर उन सवाल का अगर वो मसबत जवाब देता है तो उससे हम शाबाश, बहुत अच्छा कह करके जो है उसकी हौसला अफजाई करते हैं। यही चीज़ जो है री इन्फोर्समेंट कहलाता है। री इन्फोर्समेंट हालांकि पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के होते हैं, लेकिन जो है सिखाने के दौरान हमें री इन्फोर्समेंट में निगेटिव री इन्फोर्समेंट नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि निगेटिव री इन्फोर्समेंट देने से बच्चे के ऊपर निगेटिव असर पड़ता है और फिर वो धीरे धीरे तदरीस से, पढ़ाई से अपने आप को दूर करते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा ज़रूरी है कि बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे। अगर बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं तो भी उनको हमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना रहता है कि आप थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ के आगे थोड़ा सा और आपको कोशिश की ज़रूरत है। तो इस तरह के रीइंफोर्समेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होते हैं। और अगर हम वो बच्चे कुछ सीख के आते हैं, हम उन्हें सीधा लाल कलम से क्रॉस कर देते हैं कि ये तुमने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो अगली बार तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है और उससे बच्चे सीखने से दूर हो जाते हैं। आगे है कि फीडबैक क्यों ज़रूरी है? तो आपको बता दें कि बेहतरीन रहनुमाई के लिए फीडबैक की आवश्यकता होती है। जी, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मरकज़ी किरदार किसका होता है, यानी सेंट्रल जो है, सेंटर में किसको मान के चल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात अगर हम करेंगे तो सेंटर में जो है वो तालिबे इल्म होते हैं। आगे है कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों अहम है, कम्युनिकेशन स्किल की अहमियत क्यों है? तो आपको बता दें कि कम्युनिकेशन स्किल की जो अहमियत है वो मुअस्सर पैगाम रसानी के लिए कम्युनिकेशन स्किल की अब ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। फिर आगे है कि क्लासिकल कंडीशन का नज़रिया किसने दिया था? जी हाँ, किस साइकोलॉजिस्ट ने जो है क्लासिकल कंडीशन का नज़रिया दिया था? तो आपको बता दें कि साइकोलॉजिस्ट हुए हैं पावलोव हुए हैं, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशन का नज़रिया दिया था, जिसमें एक घंटी बजाने के बाद जो है एक जानवर है कुत्ते को खाना दिया जाता था, जिससे घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था, क्योंकि उसको मालूम हो जाता था कि खाना आएगा और वो खाना को लेकर के जो है उसको लार टपकने लगता था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि घंटी बजती है लेकिन उसे खाना नहीं मिलता है, तो फिर वो अपने आप उसके ज़बान से घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकने लगती है। इसी को क्लासिकल कंडीशन नाम दिया गया था और यह क्लासिकल कंडीशन का जो थ्योरी है यह पावलोव महोदय ने तजर्बा करके अपने जो है प्रयोग के हिसाब से दिया था। अगला आगे चलते हैं, ऑपरेंट कंडीशन का नज़रिया किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह मानू का ईटी जो स्टडी मटेरियल है इंट्रेंस टेस्ट के लिए, यह टीम एंड के स्टडी की तरफ से बनाया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो अभी आपके नीचे यहाँ नंबर दिए थे, आप इस पर मैसेज करके जो है यहाँ इस नंबर पर मैसेज करके आप हमसे पीडीएफ मटेरियल मंगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे है कि ऑपरेंट कंडीशन का नज़रिया किसने दिया? तो ये ऑपरेंट कंडीशन का नज़रिया जो है साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर हुए हैं, उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल करके रवैये को कंट्रोल करके सिखाने के लिए जो है ये ऑपरेंट कंडीशन का नज़रिया दिया था। आगे है कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसने पेश किया? जी हाँ, आपको बता दें कि इससे एक एक नंबर के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, तो ये आप याद रखिएगा, तो आपके दाखिला का जो आपका ख्वाब है वो आसान हो जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग का किसने पेश किया था? ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है ये थॉर्नडाइक महोदय ने पेश किया था। आगे है कि लॉ ऑफ इफेक्ट किससे मुतल्लिक है? तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है यह ट्रायल एंड लर्निंग से मुतल्लिक है, जिसको थॉर्नडाइक महोदय ने पेश किया था। जी, अगला पॉइंट है कि इनसाइट लर्निंग का नज़रिया किसने दिया था? तो इनसाइट लर्निंग का नज़रिया जो है वो बीएस कोहलर ने दिया था।
इनसाइट लर्निंग में उसने जो है चिंपैंजी जानवर पर अपना तजर्बा किया था। कोहलर जो है वो किस जानवर पर तजर्बा किए थे, तो चिंपैंजी पर किया था। आगे है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, जिसके मुताबिक पियाजे ने जो बच्चों की सोच है उसको 4 मराहिल में जो है तकसीम किए थे, कि 4 अलग अलग मराहिल में, यानी जब बच्चे जो पैदा होते हैं 0 से 2 साल, फिर उसके बाद 2 से जो 12 साल तक होते हैं, फिर 12 से 18, फिर 18 से जो है 50 साल तक के, इस तरह से उन्होंने अलग अलग मराहिल में जो सोच की तरक्की का जो डेवलपमेंट है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो जीन पियाजे ने दिया था। आगे है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था, तो सोशल लर्निंग थ्योरी का जो थ्योरी है यह बंडुद्रा ने दिया था। आगे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये लर्निंग एबिलिटी के डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि मानू के खासकर बीएड और डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 1 नंबर के सवालात इन तीनों ऑप्शन से रहते ही हैं। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है और डिस्कैलकुलिया है। ये तीनों आपको जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लेना है कि डिसलेक्सिया में बुनियादी मुश्किल क्या होती है। तो डिसलेक्सिया में बुनियादी जो मुश्किल होती है वो अल्फाज को पहचानने और पढ़ने में बच्चों को मुश्किल आते हैं। अगर आप उसे अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे ए पढ़ते हैं और बी को जो है वो डी पढ़ देंगे और फिर डी को जो है वो बी पढ़ देंगे। उन्हें ये समझ नहीं आया कि बी और डी अलग अलग है, तो यहाँ पर वो बी को डी और डी को बी पढ़ते हैं। उसी तरह से जब आप उन्हें स्मॉल लेटर में पी और क्यू पढ़ाते हैं तो पी को क्यू और क्यू को पी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है दोनों का जो बुनियादी फ़र्क है। और इस तरह का जो भी उसी तरह से जो है आपको बे को नून, नून को बे वो पढ़ते जाएंगे, ये को ते को ये पढ़ेंगे जब आप उसे उर्दू पढ़ाएंगे। तो फिर इस तरह की जितनी भी परेशानियां आती है पढ़ने को लेकर के उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया है कि बच्चों को जो लिखने में मुश्किल आती है, साफ और दुरुस्त लिखने में, वो जो डिसेबिलिटी है वो डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाएगा। यानी जब आप उन्हें बच्चों को ABCD लिखने को कहेंगे, ABCD लिखने के फ़ौरन बाद अगर आप उन्हें कहते हैं कि आप अलिफ बा लिखो, तो फिर बच्चे जो अलिफ बा इधर ही से शुरू कर देते हैं और ऐसे इस तरह से वो लिखते हैं। या फिर अगर उन्हें ABCD लिखने को कहते हैं तो पहले A लिखते हैं, फिर D लिखते हैं, फिर C लिख के फिर B लिखते हैं। ये इस तरह का अगर लिखने में उनको दिक्कत आ रही है तो ये जो डिसेबिलिटी है बच्चों में, इसको डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। और डिस्कैलकुलिया है कि बच्चों को जो है मैथमेटिक्स यानी रियाजी की समझ में दिक्कत आती है, तो उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। उस लर्निंग डिसेबिलिटी को किस नाम से जानते हैं, जिसमें आप देखते होइएगा डिस्ग्राफिया अलग इसमें आएगा। 6 को अगर बच्चे इस तरह से 6 ना लिखे इस तरह से लिख रहे हैं, उसी प्रकार 9 को अगर बच्चे इस तरह से लिख रहे हैं या फिर 7 को इस तरह से लिख दे रहे हैं, तो इस तरह का जो परेशानी है ये डिस्ग्राफिया में आएगा। और अगर वो मैथमेटिक्स में जो रियाजी के बुनियादी ये हैं जोड़ घटाव ये सब में अगर दिक्कत कर रहे हैं बच्चे, तो फिर वो डिस्कैलकुलिया कहलाता है। आगे है कि लर्निंग डिसेबिलिटी आमतौर पर किस उम्र में ज़ाहिर होती है, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चों की वो आम तौर पर बचपन में ही जाहिर हो जाती है। जब आप उन्हें पढ़ाते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी उनका उसी वक्त पता आपको चल जाएगा, इब्तदाई बचपन में ही उनकी जानकारी उन्हें मिल जाती है। डिसलेक्सिया का ताल्लुक ज़्यादातर किससे होता है, तो ज़बान की प्रोसेसिंग से होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने में ज़्यादातर दिक्कत आती है। डिस्कैलकुलिया में बच्चे किस चीज़ की मुश्किल होती है, तो डिस्कैलकुलिया में बच्चों को नंबरों को समझने में मुश्किल आती है। लर्निंग डिसेबिलिटी मुस्तकिल होती है या आरजी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादातर मुस्तकिल होती है, लेकिन इसको ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे को है तो फिर उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको लर्निंग नहीं कराया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसको मुसलसल लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है, उन्हें अलग से गाइड की ज़रूरत होती है। वो बच्चे भी जनरल बच्चे की तरह ही होते हैं, उनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन में जोड़ा जा सकता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उन बच्चों को आपको थोड़ी सी कंटिन्यूअसली मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। वैसे बच्चे को अगर आप निगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं तो फिर वही बच्चे एजुकेशन से दूर होते चले जाते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आरजी ही है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है टीचर्स पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं कि ये बच्चा सीखने लायक नहीं है, इनको सिखाया नहीं जा सकता है, सिखाना इनके लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से, जिसके कारण जो है वो परेशानी आ जाती है। आगे है कि डिसलेक्सिया के शिकार बच्चे किस में अच्छे हो सकते हैं, तो डिसलेक्सिया अगर किन्हीं बच्चों को है, पढ़ने में किसी तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही है, तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो बच्चे बाकी सलाहियतों में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। अगर कोई बच्चे को डिसलेक्सिया है तो बाकी जो उनकी तख्लीकी सलाहियत है वो सलाहियत उन्हें उनके अंदर बरकरार रहती है।
तो डिस्लेक्सिया से जो बच्चे डिस्लेक्सिया के शिकार होते हैं उनके अंदर तख्लीकी सलाहियतों की भरपूर मात्रा उपलब्ध होती है। आपको पता ही है कि जब आप टीचिंग खिदमात की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ भी उस्ताद मोहतरम की तरफ से बताया जाता है कि आप एक बार जो है तारे ज़मीं पर फिल्म देखिए। कैसे उसमें बताया जाता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर डिस्लेक्सिया या डिस्ग्राफिया है तो उनकी जो बाकी सलाहियत है उसको पहचान करके कैसे निखारा जाता है। तो दोस्तों हम ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्लास आपके लिए लेकर के आए थे, जो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और किसी भी तरह का कोई अगर आपको पीडीएफ वगैरह या स्टडी मटेरियल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमारे स्क्रीन पर जो ये नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे आप हमें मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप इस मैसेज नंबर पे करेंगे और इससे आप जो है ये PYQ या फिर कोई अलग स्टडी मटेरियल्स हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्व आंसर हो वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले नए क्लास नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।